हाँ। नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। और सबको बहुत बहुत मतलब मुबारकबाद, क्योंकि नवरात्र का समय भी चल रहा है तो वो भी बड़ा अच्छा समय है जी। जी, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हम हर बुधवार और रविवार को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं एक स्पेशल गेस्ट को, और वैसे ही आज हमारे बीच है। जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कथक एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है कथक का। तो उन कलाकारों में से जिन्होंने बहुत अपनी मजबूत पहचान बनाई है, उनमें से है गौरी दिवाकर जी। तो हमारे बीच आज है गौरी दिवाकर जी। तो आइए उनको हम स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। जी, गौरी जी बड़ी फेमस कथक डांसर हैं, आप कोरियोग्राफर हैं, आपका अपना ग्रुप है दिल्ली में जिसको आप रन करते हैं, बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी करते हैं। आपको अपने उत्कृष्ट काम के लिए संगीत नाटक अकेडमी से बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला था 2008 में। और आपने लंदन में भी जाके परफॉर्म किया। लंदन क्या मतलब बहुत सारे देशों में, देश में, विदेश में सब जगह जाके परफॉर्म किया है। तो चलिए गौरी जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए गपशप पे। नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके और पंखी के साथ में ये बिल्कुल गपशप जारी रहेगा और इसे नहीं, गपशप की तरह ना कि कोई फॉर्मल मीटिंग की तरह। सो आइए हम सब मिलके गपशप करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। मतलब बहुत समय से मैं सोच रहा था कि गौरी जी से कैसे मिले और कैसे गपशप मारे। एक्चुअली आपके साथ काम करने का बड़ा मौका मिला है, लेकिन होता क्या है, हम जब काम करते हैं तो काम ही करते हैं, मतलब उस समय काम ही हो रहा होता है। और गपशप भी होती है तो मतलब काम के लिए गपशप होती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हमें एक इंसान से रूबरू भी करवाता है कि इस गपशप में थोड़ा सा हम उनसे रूबरू भी होते हैं। जैसे कि अभी ही आपसे मैं कह रहा था ना कि मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब आपने कैसे शुरुआत की, कहाँ से बेसिकली कहाँ से हैं, और क्या घर में भी कोई था जिससे इंस्पायर होके आपने डांस शुरू किया। जैसे कि अगर मैं नाटक की बात करूँ ना, तो हमेशा हर किसी से पूछो तो कहता है रामलीला से मैं प्रभावित रहा हूँ, है ना। कि रामलीला ने सबको एक्टर बनाया है, रामलीला ने, और रामलीला का समय चल रहा है और बहुत सारे एक्टर उसने क्रिएट किए रामलीला ने, है ना। या मैं कहूँ तो हम लोग फिल्मों से बड़े प्रभावित होते हैं कि मतलब डांस देख के, या कहीं ना कहीं से प्रभाव तो पड़ता है किसी ना किसी का, जिसकी वजह से हम आते हैं। तो किनका प्रभाव पड़ा, किस तरह से प्रभाव पड़ा, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सोचा कि आपने कथक करना है, या कुछ और प्लान था जिंदगी में कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर बीच में कहीं से चेंज होकर हम चले आते कि नहीं नहीं अब तुम्हें डांसर बनना है। तो किस तरह से आपने आपकी शुरुआत। जी, वैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि 2 साल से हम लोग सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो इस पैंडेमिक के टाइम में हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए। तो ऑब्वियसली लोग सोचते हैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू ये देते जा रहे हैं सारे कलाकार। फिर ये भी सोचते कि मेरे जीवन यात्रा के बारे में हो सकता है कि आधे लोगों को अब पता चल गया हो अच्छी तरह से, क्योंकि इतनी बार इंटरव्यू हम लोग दे चुके इस पूरे पैंडेमिक में। बट वही एक बात है कि हर जब कार्यक्रम का एक अपना नाम होता है और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो जैसे इसका नाम गपशप है, इट्स नॉट, मतलब मुझे लगता है बहुत फॉर्मल साउंड नहीं करता, जैसे हम घर में बैठ के गपशप करते हैं ये उस तरह से है। तो उसी तरह से मैं बात भी करना चाहूंगी कि मैं दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ, मैं जमशेदपुर से हूँ। तब वो बिहार में था और अब झारखंड में है, स्टेट डिवाइड होने के बाद। और घर में कोई भी संगीत से किसी का लेना देना नहीं है। और सर्विस क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद में वहाँ डांस सीखना शुरू की जमशेदपुर में, करीब 10 साल। प्रभावित किससे हुई ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं डांस करना शुरू की। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं किसी से प्रभावित हुई किसी चीज को देख के। बट हाँ, फिल्में तो देखते ही थे। और जब माँ बाप किसी के घर ले जाते, हर बच्चों की तरह मुझे भी बोला जाता था अरे कोई किसी गाने पे डांस करो। तो उस समय मेरे लिए सबसे फेवरेट गाना होता था श्रीदेवी जी का मैं तेरी दुश्मन, वो नागिन वाला।
और मैं सबके घर जब जाती थी, अपने रिलेटिव्स के या कहीं भी, और मम्मी अगर कहती थी मुझे, मैं बहुत छोटी थी एक्चुअली, हो सकता है 4 या 5 साल की या 3, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है इससे बड़ी नहीं थी मैं, और मैं बड़े खुश होके शिद्दत के साथ में और पूरे जगह सबके घर में यही डांस करती थी। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइम था। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग उसके बाद जब शुरू हुई थी संगीत समाज में जाने के बाद में, और वहां से मैं लगातार कथक सीखी, और श्रीमती सुनीता चौधरी जी के साथ में सबसे पहले, और 10 साल वहां सीख के आई, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली की एक अलग अपनी यात्रा बनी है मेरी दिल्ली में आने के बाद। लेकिन श्योरली 10 साल सीखते हुए मैं इसलिए नहीं सीखी थी कि मुझे कथक नृत्यांगना बनना है, मुझे डांस करना है मुझे। और ये शुरू से घर में था कि आप जो काम कीजिए उसको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ कीजिए। तो घर में जो जिस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, माइंडसेट आपका तैयार किया जाता है, वो आपके कामों में बहुत प्रभाव पड़ता है उसका, और उससे आप बहुत मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हैं। तो उसी तरह मेरे घर में भी था। और मम्मी बहुत हेल्प करती थी कॉस्ट्यूम बनाने में, सभी बहनें मेकअप करने में, एंड ऑफ कोर्स मोराल बूस्ट करने के लिए सबकी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो एक छोटा सा शहर है जमशेदपुर, लेकिन पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग सभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते थे, और मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा खड़े होते थे। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का संगीत जानना ज़रूरी है। रसिक भी बहुत होते हैं जो कि बहुत बेसुरे होते हैं, और उनको किसी भी कार्यक्रम में जाना और सुनना बहुत पसंद आता है। तो उसी तरह से था कि घर में किसी को संगीत से ऐसा कुछ नहीं था, शास्त्रीय संगीत से रुझान या किसी की ट्रेनिंग थी, लेकिन मेरी यात्रा काफी छोटे से शुरू हो गई थी वहाँ। जी मैम, बहुत बढ़िया। और जब एक लड़की किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो हमारे कल्चरल लाइन में हो या फिर अलग कोई प्रोफेशन में हो, तो बहुत सारे मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये तो सच है, जितना भी हम मतलब वो करें। तो ऐसे आपका कुछ मतलब लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो कि जिससे आपको सीख भी मिली और आप बताना भी चाहे कि कैसे हैंडल करना है, मतलब उस वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे मतलब हैंडल करना है या फिर मैनेज करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बताइए मैम। जी, जहाँ तक लड़कियों की बात है, और मेरे परिवार में ही हम 6 बहनें हैं, तो एक पूरी टीम तो मेरे घर पे ही तैयार थी। वो 6 बहनों का परिवार, माता पिता और मेरे चाचा जी, उनकी भी बिटिया भी रहती थी, तो 7 लड़कियां एक घर में रहती थी। तो वो जो एक माहौल होता है, वो एक कह सकते हैं कि औरत जिस घर में जब ज्यादा लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं, तो एक अलग तरह की ट्रेनिंग होती है शुरू से, बचपन से। वो जो माइंडसेट है, ये नहीं कि घर पे बैठो तुम्हें कुछ नहीं करना है। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हमें कहा कि जिसको जो चीज पसंद है वो करेगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसको जो पढ़ाई करनी है सब कीजिए, ग्रेजुएशन मिनिमम करना ही है, उसके बाद जिसकी अपनी मर्जी, जिसको जो पढ़ाई और आगे काम करना है वैसे। तो ये जो ट्रेनिंग है, लेकिन ये कभी नहीं बोला गया कि आप लड़कियां हैं तो आप घर के बाहर नहीं जाएंगी, आप है तो आप वर्किंग नहीं बन सकती, आप काम नहीं कर सकती। इस तरह की कोई भी माइंडसेट हमारे घर में नहीं था, बहुत फ्रीडम थी, बीइंग फ्रॉम बिहारी फैमिली। क्योंकि हमेशा पूरी दुनिया में एक ढोल पीटा जाता है कि बिहारी लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर आपको एक तरह से एग्जाम्पल सेट करना है अपने समाज के लिए, और उस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए आपको थोड़ा क्रांतिकारी होने की जरूरत है, बनने की जरूरत है। और ये जो चीजें होती हैं, ये घर से शुरुआत होती है। तो मुझे याद है कि मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं डांस भी सीखती थी, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी। जो स्कूल में नया कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आया गया, तो वहां पे मेरे को कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो ये सब काफी पुरानी बातें हैं, अब सुन के शायद आज के जो मेरे से छोटे हैं बच्चे, उनको अजीब लगता होगा। लेकिन जहाँ तक चुनौती, ये कुछ अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं, जिनको कई बार जैसे बिना कहे आती हैं आपके सामने में, लेकिन आपको उसको पूरा करना होता है। कई बार फाइनेंशियल चुनौती होती है, कई बार मेंटल चुनौती होती है, समाज की तरफ से जो बोझ है आपकी तरफ आता है, कई बार फिजिकल।
फिजिकल मुझे नहीं लगता कि हमें कभी झेलने की जरूरत पड़ी, लेकिन जैसे मैं अपने बच्चों को, बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाती हूँ, बीइंग अ गर्ल, आप हमेशा एक वियोग की मुद्रा में, विरह की मुद्रा में मत रहिए। आपको अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां खोल के रखनी है, सड़क पे चलते समय, डांस करते समय, घर में रहते समय, ताकि आप हमेशा एक अलर्ट मोड पे रहिए। और आप सही कह रही हैं कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उस चीज को, इस समाज में रहने के लिए, इस माइंडसेट में रहने के लिए, जहाँ कई बार कहते पुरुष प्रधान समाज है, वहां पे अपनी स्टैंड रखने के लिए आपको एक अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसको आप इनकार नहीं कर सकते कि वो चुनौतियां नहीं आते सामने में। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप सड़क पे चल रही हैं, आप गाड़ी चला रही हैं, और कोई साथ में पुरुष अगर आपकी गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी आपसे छोटी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो कोशिश करते हैं आपको डोमिनेट करने के लिए ऑन द रोड। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस चीज है, क्योंकि उनको वो चीज पसंद नहीं है कि एक महिला होकर के गाड़ी चला रही है, एक महिला होकर बड़ी गाड़ी चला रही है, एक महिला होकर हमसे ऊपर कैसे चलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। बट फिर मैं कहती हूँ कि आपको इन सबको हटाने के लिए, अलग होने के लिए आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, वरना आपको, आपके लिए मुश्किल है समाज में। जी, बिल्कुल, मतलब सही बात है, क्रांति तो थोड़ी-सी करनी पड़ेगी तभी देश का कुछ होगा, है ना? अच्छा, एक चीज़ और, क्रांति के बारे में बात करते एक प्रश्न मेरे ज़हन में आया कि बहुत सारे इनोवेशंस कथक में अभी हो रहे हैं। जो पुराने समय में लोगों की धारणा थी कि नहीं, इनोवेशन नहीं होना चाहिए, एक परंपरागत डांस है तो परंपरागत रूप में ही होना चाहिए, उसमें इनोवेशन करके आप उसको बिगाड़ते हैं, उसको खराब करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, है ना? हर किसी का अपना मत होता है और होना भी चाहिए, है ना? तो आपका इस इनोवेशन के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है उस तरह का, मतलब आप परंपरागत भी करते हो, आप इनोवेटिव भी करते हो, तो आप कैसे, मतलब उस दिशा में सोचते हैं, आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि हमसे ज्यादा जो आज हम उस चीज को कहते हैं कि हम बहुत इनोवेटिव हो गए, क्रिएटिव हो गए, शायद पुराने लोग जो इसके पक्ष में नहीं है, वो अनभिज्ञ तरीके से करते हुए आ रहे हैं, यू नो, जाने अनजाने में जिसको कह सकते हैं। क्योंकि जब आप पुराना, अगर मैं सिर्फ कथक की बात करूं, और अगर मैं पुराना पलट के भी देखूं, तो मैं महाराज जी की कोरियोग्राफीज के बारे में जब मैं सुनती हूँ आज के डेट में, और जब मैं केंद्र में थी, कि मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कंटेम्प्रेरी थॉट प्रोसेस इतने, मतलब मेरे कथा केंद्र में आने के पहले, 96 के पहले, कई साल पहले से, जब महाराज जी वहाँ पे रेपेट्री संभालते थे, और उनसे ज्यादा क्रिएटिव कोई हो सकता है कंटेम्प्रेरी मैनर में। मैं ट्रेडिशनल क्लासिकल जो कोरियोग्राफीज होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बीइंग अ कथक डांसर, उसमें कथक को, गरिमा को बनाए रखते हुए महाराज जी ने जो पुरानी कोरियोग्राफीज की हैं, जिनके बारे में हम सुने हैं, और जैसे लोहे का टुकड़ा था अनम्य, फिर एक एडिटिंग पीस थी, एक अभिसार पीस था, एक लीलांगिका थी, जिसमें आप फ्रेम वर्क कर रहे हैं, जिसके फ्रेम के बीच से आप डांस कर रहे हैं, घुंघरू के ऊपर डिफरेंट साउंड्स घुंघरू के। ये उस समय भी ग्रुप कोरियोग्राफीज नहीं थी, कथक एक सोलो आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने किया, और उन्होंने किया, तो आगे हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उस चीज को में खड़े हो सकते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और परिवर्तन लाजमी है, कि वो होना बहुत जरूरी है, वरना आप एक ही जगह चिपक करके इतिहास अगर नहीं दोहराया जाएगा, तो फिर आगे जिसे कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में आप क्या सोचेंगे। एक नई उपज की हमेशा जरूरत होती है। आप खेत खलिहान में भी देख लीजिए कि आप सेम अनाज डाल डाल के और बीज डाल डाल के हर साल काम एक ही खेत पे नहीं कर सकते, बार बार उसको जोतने की जरूरत होती है। तो उसी तरह से आप अगर किसानों की चर्चा क्योंकि ज्यादा है आजकल, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ, रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कि उसी तरह से हम डांसर्स भी हैं। सो आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सोलो आप करना भूल नहीं जाएंगे ग्रुप में डांस करने से। और कई बार कई चीजें होती हैं वो ग्रुप में अच्छी लगती हैं। अगर आप सोलो एक्ट, जैसे आपके प्ले में भी बहुत सारा सोलो एक्ट होता है, लेकिन जब ग्रुप की आवश्यकता है तो ग्रुप आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है अदरवाइज आपको उतने कैरेक्टर्स नहीं मिलने वाले।
वैसे ही कथक में भी हम सोलो करके भी डिफरेंट कैरेक्टर्स चेंज करते हैं, लेकिन जब हम खुद में उसको करते हैं तो वो उसका एक अलग होता है, उसका एक अलग अप्रोच हो जाता है। एंड आई डोंट, मुझे इसमें कोई गलती नजर आती है ग्रुप में करना, इनोवेशन करना, कि आपके किसी चीज से आप संकुचित नहीं होते, दिमाग में नहीं। तो अगर जिस चीज से मेरा दिमाग बढ़े, मेरी सोच बढ़े, मैं दुनिया देख सकूं, काम को एक्सेप्ट कर सकूं, उसमें मेरे और मैं मैम आपका आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। मेरे सभी आ, और प्लस आवाज आवाज की दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, कुछ दिक्कत हुआ है शायद साउंड में। आवाज नहीं हाँ मैं बोल रहा हूँ साउंड में अरे मेरी आवाज क्यों साउंड की कुछ दिक्कत हुई है। बिल्कुल आपकी आवाज एक बार हेलो, हेलो, कोई कॉल आया था शायद। हेलो, आवाज आई क्या? जी आ रही है आपकी आवाज। एकदम से आवाज चली गई आप दोनों की। एक्चुअली शायद कोई कॉल आई होगी, फिर से बैक होके वापस आना पड़ेगा। हेलो, आवाज आई एक बार क्या? बोलिए कुछ गोविंद, मुझे बिल्कुल आवाज आवाज नहीं आ रही आवाज आप लोगों की। हम फिर से ज्वाइन करें क्या? जी मैम अभी आवाज ठीक है। नहीं, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ओके। हेलो। हाँ वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हुई है। जी अब शायद आ जाएगी आवाज। आ गई आवाज? हाँ वो कुछ बीच में नेट की वजह से, शायद नेट में कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से हो जाती है बीच बीच में दिक्कत। जी हाँ, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि मुझे लगता है कि मुझे मुझे तो अपने में कोई आपत्ति नहीं लगती है, और मुझे लगता है कि आप जब भी ग्रुप में काम करते हैं, आप क्रिएटिव होते हैं, इनोवेशन करते हैं, और समय के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। और समय के साथ आप चलते तो लोगों को अच्छी चीजें देखने को मिलती है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जी मैम। और एक बात है मतलब पढ़ाई हमारे कल्चरल लाइन में, या वो थिएटर हो या फिर डांस हो, पढ़ाई लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि मैं भी थिएटर से हूँ तो कभी कभी सुनाई पड़ता है ऐसी बातें कि वो तो थिएटर करती है, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे लोगों का एक सोचना है। तो लेकिन डांस में भी आप लोग भी जैसे देखते हैं तो पोएट्री में डांस करते हैं या फिर श्लोकस, तो ये सब में कोरियोग्राफ करने के लिए या फिर ये ज्ञान होने के लिए पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जरा मैम बताइए इस बारे में। पढ़ाई लिखाई से मतलब सिर्फ जो एकेडमिकली आप सर्टिफिकेट इकट्ठा करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पढ़ना, किताब खोलना, देखना, पढ़ना। मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रही कि आप 12th पास है, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, कि आपने पीएचडी किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पढ़ाई का मतलब है मेरे से आपको साहित्य पढ़ना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, आपको जो करना है कीजिए।
बट आपको किताब खोलनी पड़ेगी और किताब खोल के आपको उसका विवेचन करना ही पड़ेगा, है ना। सो उसके लिए आपको कॉलेज जाके डिग्री लेने की बात नहीं है, लेकिन बीइंग अ डांसर, कि अगर आप एज अ डांसर मैं सोचती हूँ तो मुझे डांस की किताबें खोलनी पड़ेगी, मुझे हिंदी साहित्य की किताब खोलनी होगी, मुझे चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत होती है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब कि पढ़ाई से कहने का मतलब सिर्फ एजुकेशनल जो आप ग्रेजुएशन पोस्ट मास्टर्स और एम फिल एम लिट वगैरह जो भी करते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही। बेसिकली आपको किताब खोलना है और किताब खोल के आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चल सकता है। इतना ही नहीं है, जब जैसे कि हम मैंने बहुत सारे पीस में गौरी जी के साथ डिज़ाइन किया है, तो हमेशा जब मैं जाता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए तो मैं कहता हूँ मुझे पीस पहले आप आपका कॉन्सेप्ट क्या है आप मुझे बताइए, कि मुझे कॉन्सेप्ट पहले बता दीजिए, कि मतलब मैं सोचता तो रहूँ कि मैं उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिना आप पढ़े कोई कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, चीज़ें इन्वेंट नहीं करेंगे, और उस इन्वेंशन में बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है कि एक कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं सोचता रहूँ कि मुझे भी उसको उससे सोचना है। तो इस तरह चलता है प्रोसेस, कि मतलब वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, मैं सोचता हूँ, फिर मैं उनसे भी पूछता हूँ कि मतलब आप और क्या सोच रहे हैं, फिर वो डांस में कैसे आ रहा है, डांस में कैसे वो समझ में आएगा मुझे, है ना। तो वो पढ़ना तो मुझे लगता है बिना पढ़े और बिना समझे और दिमाग उसके साथ दौड़ाना, सब कुछ मिक्स होके कोई चीज बनती है, अकेले तो नहीं हो सकता। मुझे तभी लगता है कि हर जगह, हर शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है, और है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो एनएसडी में अपनी लाइब्रेरी है, कथक केंद्र में अपनी लाइब्रेरी है। वो एक तरह से एक आपके पढ़ाई का एक पार्ट है। तो अगर आपको इच्छा नहीं भी है वो काम करने की, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने आपको कहा है कि आप ये कीजिए और लाइब्रेरी खुला, वहां जाके किताब देखिए। कई बार मैं जब कथक केंद्र में थी और कई चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, मैं एनएसडी की लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड्स लोग के साथ चली जाती थी। जो किताब वहां पे, क्योंकि आपके पास किताब का बहुत भंडार आपके पास ज्यादा है वहां पे एनएसडी में, तो हम लोग चली जाते थे फ्रेंड्स से। किताब ही तो है और पढ़ना ही तो है, बैठ के वहां पढ़ना, पढ़ सकते हैं। और इतना स्ट्रिक्ट उस समय ऐसा नहीं था कि हम नहीं जाके बैठ के पढ़ सकते थे। मैं तो काफी बार वहां बैठ करके किताब पढ़ी हूँ नहीं नहीं, एनएसडी में। बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे एक टीचर हैं रघुनंदन जी, एक्चुअली उनकी वर्कशॉप कर रहा था, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि गोविंद अगर थिएटर करना है तो एक डांस आना बहुत जरूरी है, या कुछ रिदम का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। आप थिएटर करते, आजकल लोगों को लगता है थिएटर कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं एक्टिंग करूंगा, उसमें डांस क्यों समझना है मुझे, या म्यूजिक क्यों समझना है मुझे। लोग उसको खंड खंड करके देखते हैं, जबकि वो सब कुछ समाहित है कहीं ना कहीं। वो तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर लय नहीं है तो आपके बोलने में भी लय नहीं आ सकती है। आपको किस शब्द के पास कॉमा लगाना है, ये आपको लय, सही लय होने के बाद ही हो सकता है। अदरवाइज आप देखिए कई लोग हैं जो या फिर लगातार बोलते जाते हैं बिना कॉमा लगाए हुए, बिना पूर्ण विराम के, और नहीं तो फिर कई लोग हैं स्टमर भी करते हैं। और उसको, मतलब मेरी भाषा में मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो कोई बीमारी है, बट डेफिनेटली मैं कहूंगी कि उसकी लय खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है उसके साथ में, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऐसा है। आप तो बहुत सारे गुरुओं के साथ काम करिए, बहुत सारे, मतलब अदिति जी भी हैं, कुमुदी लाखिया जी भी हैं, है ना, बिरजू महाराज जी भी हैं, और आपके अपने गुरु जिनसे आपने कथक के में सीखा। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएं, कि मतलब अलग अलग लोगों के पास जब सीखा तो क्या क्या विशेष चीजें हमें और समझ में आती है, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का क्या मजा है। जी, महाराज जी के पास सिर्फ केंद्र में जब मैं थी बीइंग अ स्टूडेंट 2 साल ही रह पाई, क्योंकि फिर महाराज जी कथक से रिटायर हो गए थे। बट उन 2 साल में मैं उनके 2 बार, उनके एक्चुअली 3 या 4 बार प्रोडक्शन में डांस किया। एक तो होरी धूम मचोरी में, जिसमें हम लोग उस समय बहुत फ्रेशर्स थे, तो हमें काफी छोटे छोटे रोल्स मिले थे करने के लिए, बट वो भी था कि महाराज जी के प्रोडक्शन में। वो जो उनका एक होरी धूम मचोरी को लेकर के जो उनका वो एक अपनत्व है, वो हमें देखने को मिला। कि मैं जब गई, हम लोग एक्साइटेड थे कि भाई महाराज जी के प्रोडक्शन में डांस कर रहे हैं होरी धूम मचोरी, और वो भी फर्स्ट ईयर में थी मैं। मुझे लगा कि एकदम जान लगा देना है, चाहे खूली क्यों ना उड़ाना हो जान लगा देना है बस। लेकिन जब मैं शो वाले दिन पहुंची, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, मैं मेरी फ्रेंड्स, तो मैं देख रही थी महाराज जी खुद से
सेट पे पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको जरूरत नहीं है वो काम करने की, सेट बनाने वाले हैं, सेट को पेंट करने वाले लोग भी हैं, बट उनको क्या चाहिए इसके लिए वो खुद लगे हुए थे फाइनली। सो ये सब चीजें सीखने की होती है, ये सिर्फ देख के इग्नोर करने की चीजें नहीं होती है, क्योंकि आज या कल ये चीजें आपको खुद काम आने वाली है। तो वो चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है। और महाराज जी से उनके काम करने का तरीका, उनकी कोरियोग्राफिक सेंस, खैर हम लोग उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जो उनकी चीजें चीकू भैया के थ्रू, जयकिशन महाराज जी जिनको हम प्यार से चीकू भैया कहते हैं, उनके थ्रू हमारे तक बहुत आई, क्योंकि उनके काफी प्रोडक्शन महाराज जी के जाने के बाद हम लोग रीडू करके भैया हमसे करवाते थे, चाहे वो होरी धूम मचोरी हो या लोहे का टुकड़ा हो, मतलब ऑलमोस्ट ले दे के हम लोग सब कुछ कर चुके थे महाराज जी के प्रोडक्शंस, मतलब रीडू करके, री कोरियोग्राफ करके। और चीकू भैया के पास आते आते मुझे ये समझ में आने लगा कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। बहुत भैया भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिहर्सल कराते हैं। फिर उनसे एक चीज और सीखी कि किस तरह से रिकॉर्डिंग कराते हैं अपने पीस को, म्यूजिक रिकॉर्ड कैसे कराते हैं, कम टाइम में करने के लिए आपको किस तरह से घर से होमवर्क करके जाना है, सारा म्यूजिक तैयार, सारा पेपर पे म्यूजिक पूरा फर्रा बन जाता था। तो स्टूडियो जाके आप टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फिर हम सबको पता है स्टूडियो कितना एक्सपेंसिव होता है, हम सबको पता है कि म्यूजिशियंस डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आते हैं, सो वो टाइम वेस्ट का वहाँ हिसाब किताब नहीं था। तो चीकू भी इन दैट वे इतना ज्यादा पर्टिकुलर थे। और उस समय मुझे याद है बीइंग हिज फर्स्ट स्टूडेंट, भैया की क्लास शुरू हुई थी, मैं उनके पास पहली ही लड़की आई थी बाहर से डांस सीखने के लिए। मतलब मुझे इतना था कि एक एक चीज में इन्वॉल्व होना, और भैया का कि कॉस्ट्यूम तुम लोग क्या पहन रहे हो, कोरियोग्राफी तो अपनी जगह, सब चीज पूछना, देखना, करना, उस तरह से काम होता था क्लास में। और बहुत हार्ड टास्क मास्टर भैया, बहुत प्रैक्टिस कराते थे, और फिर हम लोग की चीजें भी वैसी अच्छी बन के आती थी। और ऑलवेज ओपन, मैंने हमेशा देखा कि जब भी हम लोग अपनी बात रखते थे कि हम इस पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई थीम भी बच्चा क्लास में लेके जाता था, वो उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई ये क्यों, ये तो शागिर्द है, ये क्यों हमें सजेस्ट करेगी कि क्या करना है। तो ये जो एक गुरु की खासियत होती है निस्वार्थ तरीके से सिखाने की, और बिना किसी ईगो के एक्सेप्ट करने की कि हाँ क्यों नहीं हो सकता है। मुझे याद है एक बार हम लोग के महाराज जी के वसंत उत्सव में हमें परफॉर्म करना था, और हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, कुछ नया करना है। और हिंदी पेपर में एक वर्ड जो कि हम लोग हमेशा अपने मैथ्स के उसमें नहीं पढ़ते, क्रमशः, जिसको इंग्लिश में हम रिस्पेक्टिवली कहते हैं, वो वर्ड आया। मैंने कहा ये बहुत मैथमेटिकल है ये, लेकिन ये हो सकता है कुछ इसमें। और फिर मैंने जाके चीकू भाई को कहा था कि भैया क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम क्रमशः बोलते हैं मैथ्स में, और उस तरह से क्या हम क्रमशः शब्द पे कुछ कर सकते हैं। और फिर भैया ने पूरी कोरियोग्राफी कर दी क्रमशः पे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्शन चीकू भैया की तरफ से। तो ये चीजें 5 साल जो मैं उनके साथ रही, ये सीखने को मिला। फिर आई मैं अदिति दी के पास में, और अदिति दी के पास मुझे पता चला कि वर्ल्ड में आप अपने प्रोडक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। गोविंद को बहुत अच्छे से पता कि दीदी का बहुत लाइट डिजाइन, लाइट एग्जीक्यूट किया है गोविंद ने, डिजाइन भी इंश्योर किया है। सो उसको पता है कि कितना ज्यादा वो सोचती हैं, रिसर्च, कॉन्सेप्ट, स्टेज, एक एक छोटी सी छोटी चीजें, मार्किंग स्टेज पे एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं चाहिए, हर एक चीज, लाइट फोकसिंग, और सब में वो इन्वॉल्व रहती हैं। उनको चाहिए तो चाहिए कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं होता है उनके चीज में, काम में, अपने अपने प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज शब्द एग्जिस्ट नहीं करता उनके डिक्शनरी में। ये चीजें सीखना, और मैं सीखी उनसे। एक चीज जो सबसे अहम है हम सभी कलाकारों के लिए, कि कब तक, ये जो क्वेश्चन है ना कि कब तक हम एक ही लेवल पे खड़े होकर डांस करते रहेंगे, और ये कौन डिसाइड करेगा, हम क्यों नहीं ऊपर बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं ऊपर जा सकते हैं। कब तक मैं ट्रेन में ही ट्रैवल करूंगी, कब तक मैं फ्लाइट में ही ट्रैवल करूंगी, कब तक मैं इकोनॉमी में करूंगी, और कब तक मैं बिजनेस क्लास में करूंगी। सो ये जो 3 टायर ट्रेन से बिजनेस क्लास का सफर है, किस तरह से तय करना है, ये बहुत अटपटी लग रही होगी बात आपको कि ये क्यों एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन इसके बीच की जो पूरी यात्रा है
कैसे गुरु तय करता है और आपसे शेयर करता है और आपको दूसरे तरीके से समझाता है इन अ डिफरेंट वे कि आपको क्या क्या समझने की जरूरत है लाइफ में। सो ये मैंने उनसे सीखा है। और जो सबसे अहम बात है कि विश्व के सामने अपने काम को कैसे प्रेजेंट करना है, कितने मेहनत के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, कितने जुनून के साथ, ये मैंने उनसे सीखा। जी मैम, वैसे आपने तो कहा ही है, लेकिन जब गुरु की बात निकली है तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो अभी तो मतलब देखने को मिलता ही नहीं, लेकिन सिर्फ क्लासिकल डांस में ही वो अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आर्ट में कि गुरु के प्रति हमारा जो रिस्पेक्ट हो, ऑनेस्टी हो, या फिर गुरु का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने स्टूडेंट के प्रति, जो वो भी मतलब बिना कोई स्वार्थ के वो मतलब सिखाए या फिर जो भी हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है अभी भी मतलब आर्ट में, किसी भी आर्ट में गुरु शिष्य का जो परंपरा वो। गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है, बट मैं फिर कह रही हूँ, हम सभी लोग 12th के बाद डिसाइड किए थे अपनी पढ़ाई 12वीं तक करने के बाद कि हमें इसी फील्ड में जाना है। जब हम इसी फील्ड और इसी प्रोफेशन की बात करते हैं, उसके बाद जब कथक केंद्र जैसे संस्थान में आप आते हैं, आपकी किस्मत रहती है तो आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं 10 साल नृत्य सीखी थी, पर वो उसको मैं कहती थी कि हॉबी क्लास की तरह मैं जाती थी। शौक था मेरा, मेरा जुनून की तरह, मैं जुनूनी लड़की की तरह डांस करती थी। लेकिन मैं उस समय गुरु शिष्य परंपरा की तरह नहीं सीख रही थी। टाइम था डांस क्लास जाने का, 5 to 6 क्लास होती थी, और जब थोड़ी सीनियर हुई तो 6 to 7 पे आ गई, वैसे वाला। एंड ट्वाइस अ वीक, 2 दिन सप्ताह में, जैसे मैं अपने यहाँ क्लास लेती हूँ। मेरे बच्चों को मैंने सब सिखाया, डांस करना, छोटे से लेके अभी तक जितने बड़े बच्चे, कैसे परफॉर्म करना, दूसरों के पास जाइए, परफॉर्म कीजिए जहां आपको लगे कि हाँ मुझे करना है। लेकिन मैंने उनको अभी तक वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं सिखाई। मुझे लगता है कि ये उनके मन में खुद ही आए तो ये अच्छी बात है। जैसे मैंने उनको आज तक, अब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि गलत, मैं गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुओं के पास जाती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे मैं वो मेरी अपनी प्रायोरिटी है, अपनी इच्छा है, अपना कह सकते हैं कि वो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वैसे हुई है। लेकिन मैंने आज तक अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को नहीं कहा, शागिर्द इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट्स को वो सिखाया नहीं है करना, कि ये गुरु पूर्णिमा आया है और इस दिन आपको ये काम करना है। मैंने नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि जिस दिन उनकी खुद इच्छा होगी वो करेंगे आके, जिस दिन वो दूसरों को देखेंगे सीखेंगे तब आके करेंगे, जिस दिन उनको लगेगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन जब वो मुझे विश करते हैं तो मैं क्यों नहीं अवेलेबल रहती हूँ उनके पास में, मैं क्यों अपने सारे गुरुओं के पास में, जो कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में है, अलग कॉर्नर्स में मेरे घर से, और वहां मैं क्यों पूरे दिन भर जाती हूँ और रात में घर वापस आती हूँ, ये उनको खुद सोचने की जरूरत है। वो मुझे लगता है मैं नहीं सिखाऊंगी उनको, और आगे भी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये एक तरह से हॉबी क्लास की तरह हम लोग ट्वाइस अ वीक बच्चों को सिखाते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि 20-25 साल मेरे से सीख चुके हैं और उनको वो तब आके मुझसे पूछने की क्यों आपने हमें क्यों नहीं बताया, तो शायद मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैंने सिखाया नहीं है। लेकिन जो करते हैं उसमें भी गलती नहीं है। ये कथक केंद्र में बच्चे जाते हैं, उनकी 5 ऑफ द ट्रेनिंग होती है। मैं एक बार गई थी कथक केंद्र एग्जाम लेने, मैंने देखा था कि कई बच्चों की कॉपी में लिखा था कि ये गुरु पूर्णिमा है और उस दिन ये काम करना है। दैट्स गुड, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप सिखाते हैं, जहाँ पे आप कथक डांसर तैयार करते हैं, एक परफॉर्मर तैयार करते हैं। कथक केंद्र परफॉर्मर से खड़ा करने की जगह स्कॉलर तैयार करने की जगह नहीं। सो वहां पे आप गुरु शिष्य परंपरा के तहत सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। योगा क्लास, डांस क्लास, पखावज क्लास, तबला क्लास, गाना क्लास, सब चल रहा है वहाँ पे। और अब थ्योरी क्लास भी होती है, पहले उतना थ्योरी क्लास वगैरह नहीं होती थी, बट अब वो भी होने लगा है। सो इट्स गुड कि आप ट्रेनिंग का वो हिस्सा है। लेकिन हर व्यक्ति इस चीज को फॉलो नहीं करता है, खासकर मैं तो डेफिनेटली फॉलो नहीं करती हूँ। जब बच्चे की इच्छा होगी, जब वो सोचेंगे, जब वो अनुभव करेंगे उस चीज को, तो वो खुद आएंगे मेरे पास। तो मैं बिलीव जरूर करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है लॉयल्टी, अगर ये लॉयल्टी अपने गुरु के प्रति मेरी नहीं है तो ये सारी जो गुरु शिष्य परंपरा शब्द है ये खत्म है।
उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। और जहां तक गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं लगता है कि अगर गुरु आपको शो दिलवा सकता है। गुरु का काम आपको सिखाना है, और आपकी मेहनत, आपके मंच पे खड़ा होना, और वो सपोर्ट जरूर करते हैं गुरु। आपको शायद 2-3 जगह आपको उसको कह सकते हैं इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, लेकिन शो दिलवाना उनका काम नहीं, ये एक्सपेक्टेशन ही बेकार है। बट यस, लॉयल्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझे फील होता है अपने गुरुओं के प्रति, कि चाहे आप जो भी काम करें, लॉयल होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो मतलब मुझे लगता है शो दिलाने की बात तो है ही नहीं, कि मतलब शो कोई दिलाए ना दिलाए, मतलब लेकिन क्या होता है ना कि गुरु एक तो जरूरी चीज है किसी चीज को जानने के लिए, और दूसरा मुझे लगता है कि स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट रहता है, जिससे सीखता है, मतलब उसके आगे तो बढ़ नहीं सकता, मतलब हम चाहे जितनी भी कोशिश करें। मेरा हमेशा ये मानना रहा, क्योंकि हम भी थिएटर में कैसे किसी ना किसी से सीखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खलता तब है ना कि जब गुरु स्टूडेंट से कंपटीशन करने लग जाए। गुरु और स्टूडेंट का कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता है ना। आजकल उल्टा पुल्टा होता है सब कुछ, है ना। कि इसीलिए शायद पौंकी ने इसीलिए वो प्रश्न पूछा कि जो आप कह रहे हो कि सिखाया नहीं जा सकता, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जबरदस्ती कुछ चीजें सिखानी चाहिए, कि आपको पता हो कि गुरु क्या है। मैं तो सिर्फ उस पूजा की बात कर रही थी, लेकिन जहां तक सिखाने की बात है, पंकज जी की बात से या आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो कंपटीशन की बात है, मैं आपको बताऊं कि ये एक असुरक्षा की जब भावना आती है ना, तभी ये चीज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। कि अगर गुरु के अंदर असुरक्षा की भावना आए तो ये फीलिंग आएगी। लेकिन अगर गुरु अपने काम में इतना परफेक्ट है कि वो अगर मान लीजिए 60 साल की है या है, और वो अपने से 40 साल छोटे लड़के या लड़की के साथ डांस कर रहा है, और उसको कोई फिक्र नहीं है, वो शायद उससे डबल स्पीड में डांस कर रहा हो, तो वहां पे असुरक्षा है ही नहीं। और अगर ये असुरक्षा होगी, तभी वो अपने शागिर्दों के साथ में कंपटीशन करेगा, या एक प्रकार से ये सोच रखेगा। लेकिन जब यह सुरक्षा है ही नहीं, तो ये कंपटीशन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गुरु के सामने तो कुछ है ही नहीं। गुरु भी किसी के शागिर्द रहे हैं, और शागिर्द भी कभी ना कभी गुरु बनेंगे। और हम लोग गुरु नहीं है, हम लोग सब टीचर्स हैं, जो हम बच्चों को सिखाते हैं। वी आर नॉट गुरुज। ये गुरु बहुत बड़ा शब्द है। सो हम सब टीचर्स हैं, हम जो बच्चों हाँ, को लेकिन सिखाते हैं। टीचर बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है, मतलब आप अपने आप को छोड़ के आप देने पे आ जाते हैं कि मुझे गिव इन करना है जो हमने लिया था। हाँ, और तो फिर आप टीचर भी नहीं बन सकते। अगर नहीं देंगे तो आप टीचर भी नहीं बन सकते फिर। जी, तो वो गिवन वाला जो मामला है वो सेल्फ से नहीं होना चाहिए ना, कि हम तक अटक जाए, हम सोच सोच के देने पे लगे कि नहीं क्या क्या देना है, किसको किसको देना है, किस तरह से देना है ना। ये भी बड़ा चलता है कि किसको देना है, किस तरह से देना है, और कितना देना है। बिल्कुल। मतलब ये चीजें मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहा हूं कि मतलब उसमें होता क्या है कि एक सीमा के बाद फिर हम गुरु को गुरु मानना छोड़ देते हैं। ये बहुत बहुत इंडिविजुअल, बहुत पर्सनल है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर पतन का जो ग्राफ रेट होता है ना, वो बहुत स्पीड में नीचे आता है। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आप धंस चुके होते हैं उस रेत में, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भगवान ने कई चीजें बनाई हैं, आपसे बड़े गुरुओं ने कई चीज बनाई है, उस सीमा को, उस चीज को, परिधि को नहीं लांघना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी जगह खुद तैयार करनी पड़ेगी। आसमान में बहुत तारे, बहुत असंख्य है, तो उसमें तारा बनने के लिए आप खुद जगह ढूंढिए। आप दूसरों को ऊपर, एक के ऊपर एक तारा, जैसे कहते हैं ना, आंखों का लेंस जैसे होता है, एक लेंस के ऊपर दूसरा लगा लेंगे तो नजर आना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको डबल दिखने लगेगा, आप देख ही नहीं पाओगे। उसी तरह से एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट का। और कि अपनी जगह खुद बनाइए। ओवरलैप करेंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, जो दूसरा है उसकी भी एग्जिस्टेंस आप खत्म कर दोगे। सो लेट्स नॉट डू दैट। आप आपने बहुत सारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे जो इंडिया में भी होते हैं जो बाहर भी होते हैं, है ना। तो जब हम फेस्टिवल में तैयारी करते हैं, कुछ फेस्टिवल में तो बहुत मजा आता है, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो एंड पॉइंट तक
जब हम वहां पहला कदम रखते हैं तब तक वो टेंशन दिए रहते हैं। टेंशन इन द सेंस काम की टेंशन, कि मतलब क्या होगा, मतलब है ना। कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो आखिरी समय तक जान में जान नहीं आने देते, उसके बाद भी लगता है कि क्या वो हो पाया। तो मतलब ऐसा कौन सा फेस्टिवल था जिसमें आपको इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि आखिरी समय तक लगता रहा कि किसी ये पूछिए कि ऐसा कौन सा शो है जिसमें मैं टेंशन में नहीं रहती हूँ। और आप इसके सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि विटनेस है, सबूत के तौर पे आपको ले जाया जा सकता है गोविंद जी, क्योंकि ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी शायद मैं अपने गुरुओं से सीखी हूँ, कि जिसमें मैं एकदम आराम से, वो शो है 7 बजे हम आराम से तैयार हो जाएंगे, आराम से कर लेंगे। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। शायद फोकस, मुझे ग्रीन रूम में जैसे बात करना पसंद नहीं है, ग्रीन रूम में मैं शांत रहती हूँ। लेकिन ये सब चीज जो है प्रेशर में होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस एक बार शो शुरू हो गया तो फिर मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। लेकिन टेंशन वर्ड थ्रू आउट रहता है मेरे लिए, और खासकर वो तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपना मेन प्रोडक्शन प्रीमियर कर रहे होते हैं। तो वो जो टेंशन का लेवल है वो कहीं और रहता है। पर जैसे गुरु कृपा से कह सकते हैं, जब गोविंद, योगेश साउंड पे और सारे म्यूजिशियन हैं, मैं उस तरफ सोचती नहीं हूँ, पर मुझे बहुत अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं। ठीक होगा नहीं होगा, मैं ठीक से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने गुरुओं की उस पे खरी उतर पाऊंगी कि नहीं उतर, बहुत सारे सवाल है जो जहन में कौंधते हैं। आप एक किसी चीज को पिक नहीं कर सकते। कॉस्ट्यूम ठीक होगा ना, कॉस्ट्यूम पहन के मैं घुटने वाला चक्कर ले लूंगी ना कि नहीं ले पाऊंगी, कहीं मैं ट्रिप तो नहीं कर जाऊंगी। ये बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं। घुंघरू 100 बार चेक करते हैं कि कहीं घुंघरू टूट तो नहीं जाएगा स्टेज पे, और वो हो गया तो क्या करूंगी, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं शायद बहुत ज्यादा टेंशन करती हूँ, हो सकता है आप ओवर कह सकते हो, लेकिन दैट्स मी, मैं उसको चेंज नहीं कर पाई। जबकि मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना सारा मंत्रोच्चारण करती हूँ, फिर भी काम डाउन नहीं कर पाती। म्यूट पे हो गोविंद, गोविंद म्यूट पे हो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि टेंशन होती है, सबको टेंशन होती है अपनी परफॉर्मेंस से पहले। लेकिन कुछ चीजें ऐसी चैलेंजेस होती हैं, मतलब कि अरे ये फेस्टिवल ऐसा है, अब यहाँ कैसे करेंगे, और हम बहुत समय तक उसमें उलझे रहते हैं, है ना। कि आखिरी समय तक ये होता है कि उससे निकलने कैसे, सुलझे कैसे, सॉल्व कैसे करें। और शायद वो सॉल्व तब होता है जब परफॉर्मेंस हो जाती है, कि तब समझ में आता है कि शायद ये सॉल्व हो गया, अभी तक समझ में नहीं आ रहा था ये, है ना। तो ऐसा भी तो हुआ होगा। ऑफ कोर्स वो बहुत बार हुआ है। और मेरे जैसे एक डांसिंग एम्प्टीनेस जिसमें आपने ही लाइट डिजाइन और एग्जीक्यूट किया था, तो कई बार होता है कि गोविंद भी स्टेज पे जाने के पहले ये लाइट नहीं है, वो लाइट नहीं, ये नहीं, सब मैंने कहा मुझे नहीं पता है गोविंद, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, अगर ये डिसाइड तुमने कर लिया कि ये लाइट ऐसे ही आएगी तो वो वैसे ही आएगी, और वो आपका काम है करना। सो फिर गोविंद और हमारे बीच में तो वो होता है कि अच्छा मैं कर लूंगा, अभी आप जाओ तैयार हो जाओ। और फिर कई बार होता है मैं इतने टेंशन में आ जाती हूँ और मुझे लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था कि उसकी प्लेसिंग कहाँ रखी होगी गोविंद ने। बट मुझे ऐसा उस समय लगा था गोवा में जब मैं प्रीमियर कर रही थी, मुझे याद है आज भी, कि मैं देख के नहीं गई थी स्टेज से कि मेरा स्पॉट कहाँ उसने बनाया था एक जगह पे, स्टार्टिंग में ही अपने पीस के, और गोविंद ने वहां पे मार्किंग करके रखी थी। सो वो जो छोटी सी एक चीज होती है। और फिर गोविंद के मुंह से कई बार मैं सुनती थी कि मैं कई बार डांस करते देखता हूँ ना, और डांसर जैसे बाहर चल जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको लाइट में रहना था। तो जब मैं ये दूसरे डांसर्स के लिए या किसी और के लिए सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है अच्छा गोविंद क्या करना कहना चाह रहा है। या जब कोई और लाइट डिजाइनर काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर बाई चांस मेरे को लाइट की उतनी ज्यादा समझ नहीं थी, पर धीरे धीरे अब समझने लगी हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा और आगे हो जाऊंगी तो शायद मेरे ऊपर अच्छे से लाइट आएगी, थोड़ा पीछे गई तो मैं आउट ऑफ द फोकस से मैं बाहर चली जाऊंगी। तो ये सब चीजें सीखने को मिले। ऑफकोर्स मुझे भी याद है कि डांसिंग एम्प्टीनेस वन ऑफ दी मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल वाला हम लोग का लाइट डिजाइन रहा है गोविंद, जो आपने सोचा था, जिसमें भुवनेश जी गाते, भुवनेश कोमकली। तो वो एक बहुत मुश्किल वाला था, क्योंकि उसमें सारी बातें सिर्फ गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड की थी। तो आपको याद होगा कि किस तरह से आपने डिजाइन किया था, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइट डिजाइन आई मस्ट से।
कि वो प्रोडक्शन का जो लाइट डिजाइन है बहुत सुंदर गोविंद ने किया था। तो वो जब भी आप करते, चैलेंजेस तो है ही हमेशा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितना किसी ऑर्गेनाइजर को बोलते हैं कि हमें ये लाइट चाहिए और वो सारी चीजें अवेलेबल हो, बट ये है कि अपने साथ लाइट डिजाइनर को लेके चलना, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लेके चलते हैं तो आपको काफी हद तक आप निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा, तो एक चीज मैंने सुनी, जब आप दरबार फेस्टिवल में गई थी, वहां स्टेज को नीचे की तरफ होता है और डांस करना होता है ना? स्टेज की कुछ वो है ना कि मतलब नीचे फ्लैट नहीं है शायद वो। नहीं, स्टेज फ्लैट है। वहां पे जैसे हमारे कमानी में और ये सब में जो अलग अलग लाइट्स, जब हम गए थे दरबार में डांस करने, तो उसमें एक इंस्टॉलेशन लगा हुआ है ऊपर आपके सर के ऊपर काफी बड़े स्क्वायर में। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने तो सारे बल्ब्स काउंट किए थे, 1000 के ऊपर बल्ब्स जैसे हैं, जैसे लंबे लंबे ऐसे बल्ब्स हैं। और वो पूरा इंस्टॉलेशन जो लाइट का है वो मूव करता है। वो पूरा इंस्टॉलेशन डांसर्स के बीच से नीचे उतर सकता है, स्टेज पे आ सकता है, पूरा ऊपर जा सकता है, वेव बन सकता है, राइट टर्न कर सकता है, लेफ्ट टर्न कर सकता है। ये ऑफ कोर्स बहुत ये अकरम भाई ने इसको एग्जीक्यूट वो क्यूरेट किया था इस शो को। तो जब तक 2 या 3 साल यही फ्रेम में डांस किया, वो भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जो प्रोडक्शन हरियो गति मैंने वहां पे अपना किया था दरबार फेस्टिवल में, तो मुझे लगा कि जब दिल्ली में किया था तब तो अलग तरह से लाइट डिजाइन था, अब क्या किया जाए। तो उन लोगों ने भी देखा था ये मेरा रिहर्सल जब, तो उन्होंने कहा था हम यहाँ पे कोई यहाँ से डायगनल और ये और वो नहीं आएगा, अब जो होगा इसी के हिसाब से होगा। एंड दैट वाज अ मैजिक, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो सब चीजें नहीं देखी थी कि किस तरह से अगर मैं आगे जा रही हूँ तो पीछे से पूरा लाइट का इंस्टॉलेशन जो है वो पूरा ऐसे खड़ा हो जा रहा था। मतलब सिर्फ लाइट जो ऊपर स्क्वायर है डांसर के ऊपर, उसी वही लाइट थी, बस दैट्स इट। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस कह सकते हैं। वो मेरे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, मैंने डिजाइन नहीं किया था, लेकिन उसके बीच में डांस करना खड़े होकर के विदाउट म्यूजिशियंस आपके, और किस तरह से जाना है, किस तरह से स्टेज पे आना है, वो एस्थेटिक ही बिल्कुल अलग था। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। जी मैम, आप दोनों जब एक साथ बात मतलब काम करने के बात कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि मतलब एक कोरियोग्राफी को, डांस कोरियोग्राफी को एग्जीक्यूट करने में लाइट डिजाइनिंग का कितना मतलब इम्पोर्टेंस होता है, या फिर कितना हेल्प करते हैं लाइट डिजाइनिंग? क्योंकि जनरल लाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अलग अलग कोरियोग्राफी होती है, उसका मीनिंग निकालने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे से लाइट डिजाइनिंग का बहुत एक अहमियत होती है। तो आपको क्या क्या लगता है, कितने हेल्प करते हैं लाइट डिजाइनिंग? जब आप कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो आपको लाइट डिजाइन चाहिए, क्योंकि जब आप उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। जिस तरह से डांस की कोरियोग्राफी होती है, मैंने देखा है, क्योंकि खूबसूरत सभी ये लाइट डिजाइनर्स को खूबसूरती से लाइट को कोरियोग्राफ करते हुए, सो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोडक्शन को एक वैल्यू देना है, एक प्रोडक्शन को डिफरेंट लेवल पे ले जाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट रिसर्च के साथ एक अच्छे लाइट डिजाइनर से संपर्क करने की बहुत जरूरत होती है। जिस तरह से तबियत खराब होने पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी तरह आप कोरियोग्राफी करने के लिए जब आप उसको मंच पे ले जाने के पहले आपको लाइट डिजाइनर के पास जाना जरूरी है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो अचानक से लाइट डिजाइनर आएंगे बिना आपका कॉन्सेप्ट जाने हुए, वो स्टेज पे किसी भी रंग की, किसी भी चीज की, बिना बात के कोई भी लाइट देंगे आपको। ऑफकोर्स जनरल लाइट पे भी आप डांस कर सकते हैं, पर जनरल लाइट को भी कैसे एग्जीक्यूट करना है वो एक लाइट डिजाइनर आपको सही बताएगा कि किस तरह से यही 5 लाइट का मैं कमाल करके दिखाऊंगा। ये वो एक लाइट डिजाइनर ही बता सकता है, डांसर नहीं बता सकता है। और जो सतरंगे लाइट, अगर मान लीजिए 7 रंग पूरे ही आपको इंद्रधनुष उतारना है स्टेज पे, तो उसका भी कारण होना चाहिए। बिना कारण के सिर्फ स्टेज को लिट करना है, ये आप नहीं कर सकते। देर हैज टू बी सम रीजन, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। ये क्यों आपके जहन में आना बहुत जरूरी है। और कोरियोग्राफी की जहां तक बात है, बिना लाइट डिजाइन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आप देखिए, आप ऑनलाइन कर रहे हैं। अब इतनी समझ हो गई है कि लाइट अगर हम पीछे से फेंकेंगे, अगर जो जीरो नॉलेज है जिसको लाइट का, उसको भी पता है कि अगर हम पीछे लाइट लगा देंगे तो सामने जो बैठा है टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने या फोन के सामने, उसको आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। सो ये बेसिक चीजें हैं जो 2 साल ये इतना बड़ा डिजाइनिंग, वो सभी हम डांसर्स को समझने की जरूरत ये एक बात और है, मतलब जैसे कि हमने भी और गौरी जी ने तो बहुत काम किया है अदिति जी के साथ, वहां से भी कल्चर हम सब में आया है है। कि डांस की लाइट कैसे हो, किस तरह से हो, क्योंकि दीदी इतनी इतनी बारीकियां नोट करती हैं लाइट को लेके, और वो जो लाइट कमाल करती है परफॉर्मेंस में, वो दीदी की हर परफॉर्मेंस में दिखता है। मतलब वो डांस के साथ कैसे चीजें जुड़ती है, वो कल्चर दीदी ने भी दिया है, मतलब उसमें दीदी का बहुत बड़ा योगदान क्योंकि जब है मैंने ना। उनकी वो प्रोजेक्शन देखी थी शैडोज ऑफ लाइट, तो मुझे समझ में आया था कि जब उन्होंने अपनी, मुझे पता चल रहा था कि गोल्ड मेडलिस्ट है, मास्टर्स की हुई मैथमेटिक्स में, तब मुझे समझ में आया था कि वो पढ़ाई कैसे काम आई। मैंने उनको एक एक कॉपी में अपने पेपर के ऊपर में पूरे इंच से एंगल्स नाप के और करके करते देखा है। एक छोटे से पेपर में पूरी शैडोज ऑफ लाइट को एग्जीक्यूट करते देखा। तो वो जो कल्चर है, वो जो थॉट है, वो जो समझ है, वो धीरे धीरे मैं समझ नहीं सकती। मुझे शायद आप लाइट्स के नाम आज पूछेंगे, शायद वो मैं नहीं बता पाऊंगी। जरूरी नहीं कि वो मुझे याद हो कि किसको FOH बोलते, किसी को क्या बोलते, किसको क्या बोलते हैं, लेकिन आपको ये खुला रखने की जरूरत है कि कभी ना कभी तो गोविंद अगर बात करेगा तो मैं समझूंगी कि अच्छा FOH इसको बोलते हैं, अच्छा इसको ये बोलते हैं, अच्छा उसको वो बोलते हैं। तो ये समझने सीखने की बहुत जरूरत है, और इस कल्चर को अपनाने की बहुत जरूरत है कि दिस इज पार्ट ऑफ आवर कोरियोग्राफी। ये कोई अलग से बस नहीं है कि 5 लाइट दे दिया, जनरल दे दिया और डांस कर लिया हमने। एक बात याद आई कि मतलब एक एक होता है आपने किसी से सीखा, है ना, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, अभी आप सिखाते भी हो, तो क्या नए चीजें आप में चेंजेस आए, क्योंकि डे बाय डे चीजें चेंज होती है, तो आपको क्या नई चीजें मिलती हैं, क्या नया चीजें इन्वेंट होता है जब आप सिखाने जाते हो, क्योंकि आपने सीखा फिर किया फिर आप सिखा भी रहे हैं, तो क्या चेंज आप महसूस करते हैं, क्या नई चीजें मिलती हैं, क्या नया वो होता है जब बच्चों के साथ आप काम करते हो। जब मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ तो सबसे उसमें एक चीज होती है कि जो मैं अपने गुरुओं की चीजें उन तक पहुंचाती हूँ, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करती, तोड़े टुकड़े परन में। लेकिन जब मैं अपनी चीजें कोई नई बनाती हूँ या सिखाती हूँ तो डेफिनेटली उसमें सारी चीजें मेरी अपनी होती है, नई सोच के साथ होती है। और उनको पहले नहीं समझ आता था, क्योंकि जब मैं हेलो हेलो आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सो पहले वो मेरे बच्चे भी नहीं समझ पाते थे कि क्योंकि हमारा बजट बहुत कम होता था एक एनुअल शो प्रेजेंट करने के लिए। फिर मैंने क्या किया कि अपने बच्चों के शो में मैं धीरे धीरे, जब थोड़ा सा हमारे पास फाइनेंशियल वो हुआ, स्ट्रांग हुए हम, तो लाइट डिजाइनर को बुलाना शुरू किए। फिर उनको समझ में आया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट। सो ये छोटी सी चीज है कि बच्चों तक पहुंचाने के लिए मुझे वो चीज करनी पड़ी उनके शो में। एंड ऑफ कोर्स जब वो मेरे शो में आते, मेरी कोरियोग्राफीज देखने आते हैं, जब मैं फ्रीलांसर्स जो दूसरे डांसर्स उनके साथ काम करती हूँ, या वो बाकी डांसर्स का शो देखने जाते, दे मस्ट सी गुड एंड बैड थिंग्स बोथ। उनको देखने की जरूरत है, तभी वो बता पाएंगे क्या काम अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज उनको अच्छी लगी, क्या चीज बुरी। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग कि जो चीजें हैं तोड़े टुकड़े परन, वो मेरे गुरुओं के उनको वैसे ही मिलते हैं जैसे मैंने सीखे हैं। लेकिन जो मेरी समझ है, मेरी सोच है, मेरी चीजें बनी हुई है, वो उनको नए तरीके से मिलती हैं। और बाकी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, एक चीज और है जो घराने की बात की जाती है ना, कि मतलब घराना है, तो आपने जो डांस सीखा होगा उसमें भी घराना जरूर है, कि एक घराना इन्वॉल्व है, तो घराने की अपनी परंपरा है कि मतलब ये चीजें इस घराने की ऐसी ही होंगी, है ना, तो क्या कई एक समय अंतराल के बाद क्या उस घराने की चीजों में भी चेंजेस आ रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, कि वो वही की वही है, वैसे ही करना है, या उसका कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं।
घराने में मैं बिलीव नहीं करती पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आई हूँ कथक के। सो मेरे लिए बस दो ही बात होती है, अच्छा डांस करना, बुरा डांस करना, यानी गुड डांसिंग, बैड डांसिंग। अब जहाँ तक मेरे बाकी गुरुओं की बात है, सभी लखनऊ घराने से, तो जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ घराने की है। और मेरे लिए मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर मुझे जयपुर घराने का कोई चीज मुझे करना है और मैं करूंगी तो मुझे कोई रोक देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कभी। और या फिर मुझे कोई चीज मुझे अच्छी लगनी चाहिए चीजें, और जो लगे कि मेरी बॉडी को, मेरे फॉर्म को वो सूट करे, वही मैं करूंगी। लेकिन आई डू नॉट बिलीव इन घराने पर्सनली। और दूसरी बात है, जो चीजें हैं, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आज के डांसर्स बहुत स्मार्ट है। उनको जो अपनी कोरियोग्राफी में फिट करना है वो करते हैं, उनको जो सोचना है वो सोचते हैं, और फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता है। लेकिन सबकी अपनी ट्रेनिंग है, सबकी डिफरेंट घरानों में सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग है। लेकिन जब आप उनकी कोरियोग्राफी देखिए तो आप देख सकते हैं कि सभी घरानों का उसमें समावेश होता है। सो अगर आप बोलते भी हैं पब्लिकली कि हमें फर्क पड़ता है घरानों से, लेकिन जब हम आपकी कोरियोग्राफी देखने जाते हैं, आपका डांस देखने जाते हैं, तो आपके अंदर सभी घरानों का समावेश होता है। तो आई थिंक वी शुड गो बियॉन्ड दिस घराना थिंग। और मैम, जब मतलब किसी भी फील्ड में कंपटीशन तो होता ही है, आपने भी वो फेस किया होगा जब आपका मतलब आप जब मतलब एस्टेब्लिश होने के लिए जब आप वो कर रहे, तो हेल्दी कंपटीशन हर चीजों में कितना जरूरी है? कंपटीशन जब मैं छोटी थी, और मैं, हमारे जमशेदपुर में दो कंपटीशन होता था, एक बंगाल क्लब में, एक सबुज कल्याण संघ में, ये दो सोसाइटीज थी जो कंपटीशन कराती थी कथक का। उसमें मैं इतना ज्यादा डिवोटेड रहती थी कि मुझे तो बस फर्स्ट ही आना है, सेकंड नहीं आना। ये उस कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ। और जब तक रिजल्ट नहीं आता था, शायद मुझे फीवर वगैरह भी हो जाता था कि ये कैसे हो गया, और मुझे करना ही है, मुझे फर्स्ट आना है, और कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें। ये उस कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स, अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर ये बैक बाइटिंग की और बाकी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं हेल्दी कंपटीशन की बात कर रही हूँ। जैसे मैं 1-to-1 क्लास नहीं लेती हूँ, मुझे लगता है जब आप ग्रुप में सीखते हैं तो ग्रुप में सीख के ही आप एक हेल्दी कंपटीशन के साथ में क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अपने आप को शेर मानते हो क्लास में, लेकिन जब आप साथ में खड़े हो तो आपके साथ सवा शेर भी है खड़े होने, और फिर आपको लगता है कि नहीं, ये आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। ये जो और भी मेहनत करने की जरूरत है, ये आपको हेल्दी कंपटीशन की तरफ ले जाता है, और वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब और एक समय के बाद तो ये भी होता है, कंपटीशन की जगह ये हो जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस पे हमारा ज़्यादा ध्यान रह जाता है। भैया हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस ही कंपटीशन बना देती है कि आज हमने परफॉर्म कैसा किया, है ना? बिल्कुल। और ये भी होता है, इतने इतने से कंपटीशन होता है, अपने आप से इतने इतने का कंपटीशन होता है कि यार आज या आप बिल्कुल सही कर, सहमत हूँ मैं गोविंद कि कंपटीशन आपको दूसरे से करने की जरूरत नहीं है, आपको कंपटीशन खुद से करने की जरूरत है। एक शो में मैंने एक तिहाई लगाई, शायद वो तिहाई उस शो में अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट शो में मैं उस तिहाई में इतनी जान डाल दूंगी कि जो पहले वाला था वो भी बचा कुचा वो भी कंप्लीट कर दूंगी। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ गोविंद से कि कंपटीशन आपको खुद से करने की जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गोविंद। लेकिन मुझे एक्चुअली दीदी की वो परफॉर्मेंस याद आ गई ना, मॉस्को वाली, कि हाँ, दीदी दीदी का घुंघरू टूट गया, मतलब वो कमाल का अब उस समय कोई और होता शायद परफॉर्मेंस रोक के कहता है कि घुंघरू पहले बिन दो फिर मैं डांस करूंगी, है ना? और दीदी ने इतने प्यार से उसको मैनेज किया, इतने अच्छे से कि मतलब मैं तो कभी नहीं भूल सकता वो एक एक घुंघरू को ऐसे पिरोया जैसे कि मतलब कोई बहुत डेलिकेट चीज गिरी हुई हो। तो वो जो है ना, वो लम्हे वो बताते हैं कि कंपटीशन कहाँ है खुद से। एब्सोल्युटली, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है हम जैसे सभी छोटे डांसर्स को, और सीखने के लिए एज अ स्टूडेंट बहुत जरूरी हो जाता है।
जी, मतलब गपशप तो हमारी अगर हम लोग शुरू रहेंगे तो वो चलती जाएगी और इतनी चलती जाएगी कि वो बढ़ती जाएगी है ना? उसको कहीं विराम भी देना चाहिए। और सच में मतलब आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं बहुत दिन बाद कथक के ऊपर बात कर रहा हूँ। मतलब हमेशा नाटक, 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 तो पोंकी ने भी कहा कि नहीं-नहीं बहुत हो गया नाटक के ऊपर बातें, थोड़ा डांस के ऊपर बातें करते हैं, थोड़ा म्यूज़िक के ऊपर बातें करते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो शुरू किया था ना उसके पीछे मकसद यही था, क्योंकि मुझे नाट्यशास्त्र बहुत पसंद है। तो नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि हर चीज जब मिलेगी तभी नाटक बनेगा या कोई भी आर्ट फॉर्म जनरेट होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि सब चीजों को मिला के करें और बढ़िया बने। तो इसीलिए हमने कहा कि जी, तो मुझे लगता है इसको यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए, बहुत थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू गौरी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। फिर हम लोग मिलेंगे और गपशप ऐसे ही मारते रहेंगे रात को बैठ के। और ये टाइम बड़ा अच्छा है गपशप मारने का, है ना, कि आराम से खाना वाना खा के मस्ती से गप मारी जाए। किसी को डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।